हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि लासा तेलिए प्रिंसिपल क्या होता है, या फिर इसी को ही ली चैटलर्स लॉ या ली चैटलर्स प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। वैसे मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इन्हें हिंदी प्रोनाउंसिएट करें और लासा तेलिए प्रिंसिपल या लासा तेलिए का नियम कहते हैं, इसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी को हो सकता है यह लेक्चर मैं आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में प्रोवाइड करूं, लेकिन जहां से हम लोगों ने यूनिट 2 को छोड़ा था वहीं से ही इस यूनिट 2 को हम शुरुआत भी कर रहे हैं। मैंने बीच में आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली कुछ बच्चे हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे एग्जाम्स थोड़े करीब हैं, तो आप हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक बार उसे हमने कंप्लीट कर दिया, जिससे जो भी बच्चों का एग्जाम थोड़ा जल्दी होगा वो बच्चे लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर खोजकर अपना पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम फिर से शुरुआत करते हैं अपने यूनिट 2 की तरफ, और यहाँ से हम अपने एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि लासा तेलिए का नियम क्या है। यह बहुत ही आसान सा नियम है, बहुत ही आसान सा प्रिंसिपल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अधिकांश बच्चे तो इन नियमों से डर जाते हैं और आगे पढ़ते ही नहीं है। लेकिन भागना नहीं है, बस धीरे धीरे करके समझो एक एक चीज को। ठीक है, और यह जो टॉपिक है इसे हम 2 पार्ट में 2 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि यह थोड़ा बड़ा टॉपिक है और हमें समझना भी है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी पढ़ना है। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिए। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश में हैं तो भी आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि लासा तेलिए प्रिंसिपल क्या है या ली चैटलर्स लॉ क्या है, ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो हमारे पास ली चैटलर्स प्रिंसिपल है ये एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन पर ही डिफाइन होता है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमारे पास दिया गया है। अगर कोई भी रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा तो उसके लिए यह एलिजिबल नहीं है। एक्चुअली लासा तेलिए हमारे एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, रिवर्सिबल रिएक्शन पर अध्ययन स्टार्ट किया। अध्ययन मतलब क्या, पढ़ना। ठीक है, इसका अध्ययन उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जो भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। किस प्रकार होते हैं कि अगर हमारे पास A+B हमारे पास रिएक्टेंट हैं तो ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हुए C+D प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और चूंकि यह रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए C+D का जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे ही वह हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट कर देता है। और हमें यह पता है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। ये मैंने आप सभी को बता दिया था। कब, जब यह रिएक्शन जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है यह इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए तब। कब हमारे पास ऐसा हो सकता है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कब पहुंच सकता है, इक्विलिब्रियम पर ही ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया तो ऐसा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास A, B, C और D, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशंस होंगे, ठीक है, कंसंट्रेशंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C और कांस्टेंट्स।
ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारा यह जो रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, यह इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। ठीक है, अच्छी बात है। ये तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन हुआ। ठीक है, और हम जानते हैं कि Kp Kc इसे भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। तो लासा तेलिए जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस पर अध्ययन करना शुरू किया। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो वास्तव में उसका सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होता है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही ए और बी एक ही मॉलिक्यूल C+D का बनाएंगे, C+D तुरंत ही उस मॉलिक्यूल को तोड़कर A+B का निर्माण कर देगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि इनके जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेंगे, ये तुरंत ही इनके कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक सिचुएशन आ जाएगा कि इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम फिजिकली समझने की कोशिश करें तो जैसे यहां पर अगर हम एक गेंद को टांग दिए, ठीक है, अब इस गेंद को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर हम उठा लेते हैं। ठीक है, इसे जब हम छोड़ेंगे तो यह कहां पर आएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, लेकिन वह अपने फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। ठीक है, और यह जो पोजीशन होता है, यह इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वास्तव में। ठीक है, अगर हम यहां से भी इसे ऐसे खींचे और यहां पर पहुंचा दिया, और यहां से जब इसे छोड़ेंगे तो फिर से वह यहीं पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यह इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, इसको समझो। हम ये बताना चाहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो वास्तव में उसका सबसे स्टेबल पोजीशन या स्टेबल स्टेट होता है। जैसे इक्विलिब्रियम पर जब कोई भी रिएक्शन पहुंच जाता है, ठीक है, तो मतलब इस तरीके से समझ लो जैसे आप पूरा काम खत्म कर दिए, अब आप सोने के लिए जा रहे हैं, मतलब अब आपको किसी भी प्रकार की कोई और काम करने की आवश्यकता नहीं है। इक्विलिब्रियम पर जब पहुंच जाता तो आहा, बहुत ही अच्छा महसूस होता है रिएक्शन को, ओहो क्या कहें। ठीक है, ऐसे मतलब रिएक्शन को फील होता है कि अब हम अपने सबसे स्टेबल स्टेट पर पहुंच चुके हैं, बताने का ये मतलब था। अब देखो क्या होता है कि जैसे आप पढ़ने बैठ गए, थोड़ा सा अब हम रिलेटेबल एग्जांपल को लेते हुए समझाते हैं। जैसे आप अब पढ़ने बैठे, ठीक है, अभी क्या हो कि आपके बगल में डीजे बजने लगे, बहुत तेज वॉइस होने लग जाए, किसी का बर्थडे पार्टी मनाया जाने लग जाए, तो आप क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छी बात है अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये बात है। अभी मान लो आप पढ़ रहे हो, आप क्या घर जो है गांव में है, तो मान लेते हैं कि घर के बगल में सांप निकल आया, स्नेक, तो आप क्या करेंगे, अब आपको तो मन तो लगेगा नहीं पढ़ाई में, आप यही कोशिश करेंगे कि हम पढ़ लें, लेकिन अगर घर के बगल में निकला है तो आप जरूर जाएंगे देखने, हो सकता है मारने भी चले जाएं अगर आपको मारना आता है तो। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक और तरीके से आप मान लेते हैं लड़की है, तो लड़कियों के मान लेते हैं पिताजी आए, तो आपको बुलाया जाएगा, आपकी माता बुलाएंगे कि आओ पापा आ गए, चलो पानी दो, ये करो, ये सब तो नॉर्मल सी बात है। तो अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आप इस सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पर पोजीशन पर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको किसी वजह से डिस्टर्ब किया गया तो आप सोचेंगे कि उस काम को मैं पहले निपटा लूं, खत्म कर लूं, उसके बाद आकर पढ़ने बैठ जाऊंगा। यानी कि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हैं, लेकिन डिस्टर्ब जैसे ही किया गया, आप उस डिस्टरबेंस को खत्म करते हुए फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचना चाहेंगे। ठीक है, वैसे ही लासा तेलियन ने भी कहा कि अगर हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है और यह रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब पहुंच जाएगा तो इस रिएक्शन का हम प्रेशर बदल दें, कंसंट्रेशन बदल दें, टेम्परेचर बदल दें, या फिर इस रिएक्शन में कुछ भी बदल दें, नंबर ऑफ मोल्स बदल दें, वॉल्यूम बदल दें, कैटालिस्ट बदल दें, कुछ भी बदल दें, लेकिन इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, यह जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वह उस इफेक्ट को हटाते हुए अपने आप को फिर से इक्विलिब्रियम पर लाना चाहेगा। यही
लासा तेलिए का नियम है। लासा तेलिए ने एक रिवर्सिबल रिएक्शन पर अध्ययन शुरू किया। उन्होंने देखा कि अगर हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन के टेम्परेचर को बदल दें, प्रेशर को बदल दें, कंसंट्रेशन को बदल दें, कैटलिस्ट को बदल दें, कुछ भी बदल दें, तो क्या होगा कि जब हमारे पास कुछ भी बदल दें, तो इसी के बारे में जब उन्होंने अध्ययन शुरू किया तो उन्होंने देखा कि हम इस रिएक्शन पर कुछ भी बदल दें, इस रिएक्शन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वह क्या करना चाहेगा, यह भी सुन लो, फर्क इतना पड़ेगा कि इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने लग जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यह रिएक्शन जो होगा उस इफेक्ट को हटाकर अपने आप को फिर से इक्विलिब्रियम पर ला ही देगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि आप अगर इस रिएक्शन में कुछ भी बदलाव करते हैं तो यह रिएक्शन जो होगा, अगर रिएक्शन ना कहकर यहां सिस्टम हम कह देते हैं, तो हम इस सिस्टम पर कुछ भी फर्क करेंगे तो वह सिस्टम हमारा उसके अगेंस्ट ही करेगा। अगर आप पुण्य करेंगे तो यह पाप करेगा, अगर आप पाप करेंगे तो यह पुण्य करेगा। मतलब आपके अपोजिट यह काम करेगा यह सिस्टम। अगर आप इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो यह सिस्टम चाहेगा कि आपने जितना कंसंट्रेशन बढ़ाया है उतना कंसंट्रेशन इसका कम हो जाए, और वह करके भी दिखाएगा, तभी वह इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचेगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि लासा तेलिए का नियम यही है कि आप इस रिएक्शन में इस सिस्टम पर कुछ भी करें, यह सिस्टम अपने आप को एट लास्ट अपने आप को यह इक्विलिब्रियम पर लेकर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लासा तेलिए जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसका हम मेन लाइन लिखते हैं, और हमारा लगभग काम स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो स्टार्ट तो शुरू से ही हो चुका था, लेकिन वहां पर हम लोगों ने अभी इसका बेस समझा है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब यहां पर उसका डिफिनीशन आता है। ठीक है, यहां पर देखो कहता है कि इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फोकस करना, यहां पर जो हमारे पास सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होना ही चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो लासा तेलिए प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है वह इक्विलिब्रियम में है एंड वन ऑफ द फैक्टर, हमारे पास कोई एक फैक्टर जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, या फिर और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द इक्विलिब्रियम, ये सभी हमारे अगर इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है, इज अल्टर्ड, यह इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, या जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है यह शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को बदलेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वह शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। कंसंट्रेशन को बदलेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को बदलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को बदलेंगे, कैटालिस्ट को बदलेंगे, तो ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वह शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर चला जाए, हो सकता है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर चला जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ये डिपेंड करता है कि क्या कर रहे हैं, कैसा हम इफेक्ट डाल रहे हैं। कंसंट्रेशन, प्रेशर का बदलाव कर रहे हैं तो प्रेशर भी हम घटा सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं और ये घटा भी सकते हैं। कंसंट्रेशन जो है वह भी बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का चांसेस बनेगा। समझ में आई बात? तो यानी कि क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, या बदलेगा, सो एज टू टेंड टू एनुअल द इफेक्ट ऑफ द चेंज। कहता है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, जब हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच चुका है और उसके प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम कहीं पर भी हम बदलाव कर दे रहे हैं, टेम्परेचर में भी बदलाव कर दे रहे हैं, तो वह जो हमारे पास रिएक्शन है वह इस प्रकार, वह जो इक्विलिब्रियम है वह इस प्रकार शिफ्ट होगा कि हमारा जो इफेक्ट है, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट है, वॉल्यूम का इफेक्ट है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट है, ये सभी के सभी अपने पुराने पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। मतलब वो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वह शिफ्ट हो जाएगा और ये जो हमारे पास इफेक्ट पड़ रहे हैं उनका कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं दिखेगा। ठीक है, उनके कार्यों को अपनी तरफ वापस करा देगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये लासा तेलिए का प्रिंसिपल कहता है।
अब देखो जो लासा तेलीय प्रिंसिपल है इसमें हमारे पास कई सारे इफेक्ट्स हैं, लेकिन हम मेनली 3 इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास इफेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन इनमें हमें 3 इफेक्ट्स को पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के लिए, लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में तो लिखना तो पड़ेगा ही ना, तो आप लोग इसके तो चलिए अब हम पहले इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। इसमें हम सभी चीजों को समझाएंगे, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि लासा तेलीय प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो भी करेंगे रिएक्शन के साथ, जो भी छेड़छाड़ आप करेंगे वह रिएक्शन उसका अपोजिट ही काम करेगा। यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वह चाहेगा कि हम इक्विलिब्रियम को इस प्रकार शिफ्ट कर दें कि जितना कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया है उतना कंसंट्रेशन कम हो जाए। जितना प्रेशर आप बढ़ाएंगे वह इक्विलिब्रियम को इस प्रकार शिफ्ट करेगा कि हमारा जो प्रेशर है उतना ही कम हो जाए, ठीक है। जितना आप उस पर प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे वह उतना ही प्रभाव वह अपने ऊपर से हटाना चाहेगा इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करते हुए। यही कहने का मतलब है, ठीक है। मतलब जो आप करेंगे उसका अपोजिट सिस्टम वर्क करेगा। समझ में आई बात? ये लासा तेलीय का प्रिंसिपल है। अभी यहां पर एक एक करके आप समझ जाएंगे भी, ठीक है। यहां पर देखो कहता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। जस्ट इमेजिन हमारे पास एक रिएक्शन है, हम सपोज कर लेते हैं कि A प्लस बी हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, और यह हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है C प्लस डी, ठीक है। समझने की कोशिश करो, यहां पर हम जनरलाइज एक रिएक्शन के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है। हम केस फर्स्ट मान लेते हैं इसमें, ये अभी समझने के लिए पढ़ो, ठीक है। अभी आप अपने कॉपी और पेन को छोड़ दीजिए, फोकस करिए यहां पर। देखो अगर हम A या B के किसी भी दोनों में से किसी भी एक का ही, ये जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है यह इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं यह इक्विलिब्रियम पर है। अब यहां पर हम रिएक्टेंट्स पर बात कर रहे हैं, फोकस करिएगा। अगर हम इफ वी इंक्रीज, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो ये लंबा लाइन लिखना पड़ जाएगा। अगर हम A का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, A का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं इस रिएक्शन में, और यह रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो फोकस करिएगा। जो काम हम करेंगे उसका अपोजिट काम सिस्टम करेगा। तो वह क्या करना चाहेगा कि A का कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो अगर A का कंसंट्रेशन कम करना चाहेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इस सिस्टम को, इस A का जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है अगर इसको कम करना है तो वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा करना शुरू कर देगा। समझने की कोशिश करना बहुत ही आसान है, बस समझो। अगर हम रिएक्टेंट्स में से किसी भी रिएक्टेंट का, जरूरी नहीं है कि A ही रिएक्टेंट का हम बढ़ाएंगे तो ऐसा होगा, हम किसी भी रिएक्टेंट का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यह जो हमारे पास सिस्टम है यह इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है पहले से ही, लेकिन अब हम कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाएंगे तो यह सिस्टम जो है यह अपने आप को इक्विलिब्रियम पर रखने के लिए वह क्या करेगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन थोड़ा तेज कर देगा। तेज करने का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन थोड़ा तेजी लग जाएगा। तो जब ज्यादा प्रोडक्ट होने लग जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होने लग जाएगा तो A का कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर से दोनों हमारे पास इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा वह लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा। देखो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा, समझने की कोशिश करना। अगर हम रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वह लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा, और ये आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर हम रिएक्टेंट के
रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है, तो ये हमारे पास, ये आपने किया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया है, तो जो हमारा सिस्टम है वो क्या करेगा, सिस्टम जो है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा। यानी कि रिएक्टेंट क्या करेगा, रिएक्टेंट जो है वह इक्विलिब्रियम को, सिस्टम इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर देगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यह क्या करना चाहता है, यह उसके कंसंट्रेशन को कम करना चाहता है जो हमने बढ़ाया है, ठीक है। तो इसके लिए यह क्या करेगा, जब लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वह कम हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम कर दें, यह भी तो पॉसिबिलिटी है, जरूरी थोड़ी ना कि हम बढ़ाएं, हम ऐसा कर देते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कर दिया हमने, तो अब जब हम रिएक्टेंट्स पहले से ABI CD का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक का ही हम मान लेते हैं कि A का जो कंसंट्रेशन है वह हमने खींचकर बाहर निकाल दिया, यानी कि कम कर दिया। तो जब कम कर दिया तो हमारे प्रोडक्ट जो बने हुए थे, जैसे AC+D का फॉर्मेशन हुआ था, तो जब हमने रिएक्टेंट को कम कर दिया तो इधर से इधर का जो रिएक्शन होगा वो धीमा शुरू हो जाएगा। तो ये चाहेंगे कि अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कि C+D थोड़ा तेजी से रिएक्शन करना शुरू कर दें, जिससे हमारे पास A का जो रिएक्टेंट है वो और तेजी से बनना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात। कहने का क्या मतलब है कि अगर बहुत ही आसान है, समझो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, समझना बहुत ही आसान है, बस समझो। कहता क्या है कि अगर हम किसी भी कोई भी रिएक्टेंट्स में से एक का कंसंट्रेशन कम कर दिया मैंने, मतलब वहां से कंसंट्रेशन को हमने निकाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अब यह रिएक्शन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यह इक्विलिब्रियम पे था तो कांस्टेंट से थे सभी के कंसंट्रेशन, लेकिन अब जब यहां से कंसंट्रेशन हमने बाहर निकाल लिया तो यह डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब यह डिस्टर्ब होगा तो यह पूरा रिएक्शन जो है यह अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेगा, वह चाहेगा कि हमारे पास जो C+D हमारे पास प्रोडक्ट थे वो चाहेंगे कि हमारे पास A का फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो अगर ज़्यादा होना है तो इसके लिए जो बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा तेज होना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास A का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो इस सिचुएशन में हमारे पास तो हमारा जो सिस्टम होगा वह इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। जिसका कंसंट्रेशन कम होगा सिस्टम उसका अपोजिट काम करेगा। मैंने आप सभी से कहा था कि अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो हमारा सिस्टम जो है वह अपोजिट काम करेगा, यानी कि वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा और जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, वह शिफ्ट करेगा किस तरफ, शिफ्ट राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, यह क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। समझ में आई बात। जो आप करोगे उसका अपोजिट काम करेगा, जो आप करोगे उसका अपोजिट काम करेगा, जो आप करोगे उसका अपोजिट काम करेगा। आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया, सिस्टम हमारे ने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटा दिया। आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाया, सिस्टम ने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब यहां पर समझने वाली क्या बात है, इसको भी पकड़ने की कोशिश करो। आपने जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो यह पूरा रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो जब फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वह राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटा दिया तो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह प्रोडक्ट पर डिपेंड करने लग जाएगा, और प्रोडक्ट पर जब डिपेंड करेगा तो यह राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम हो चुका और सिस्टम चाहता है कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए। समझ में आई बात। बहुत ही आसान है, बस डरना मत, ठीक है। अब यहां पर एक और काम कर सकते हैं। कंसंट्रेशन मतलब चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, दोनों पर डिपेंड करेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया
तो इस सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी है, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया तो सिस्टम क्या करेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटाएगा। इतनी बात क्या समझ में आई। अगर हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास H2 प्लस 3 सॉरी यहाँ पर N2 प्लस 3H2 हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और ये 2NH3 का फॉर्मेशन किया रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी तक तो हम N2 और H2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे। अब हम क्या करते हैं कि अमोनिया के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया हमने, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो सिस्टम क्या चाहेगा कि अमोनिया का कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो अमोनिया का कंसंट्रेशन कम कैसे हो सकता है, जब यह रिएक्शन, जब यहाँ पर यह जो कंसंट्रेशन है वह इसका फॉर्मेशन ज्यादा करने लग जाए, यानी कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होगा वह राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होने लग जाएगा। आसान है, सब कुछ आसान है, बस समझो, पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहां से क्या बात पता चला कि शिफ्ट या क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा किधर, राइट टू लेफ्ट। लो बात खत्म। अब एक और चीज समझ लो, अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटा दें तो क्या होगा, तो सिस्टम तो चाहेगा कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वह बढ़ जाए, तभी हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच पाएंगे, तो वह बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब अगर हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो वह चाहेगा कि रिएक्टेंट थोड़ा तेजी से रिएक्शन करना शुरू कर दें, जिससे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, ये शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और राइट में हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। समझ में आई बात, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस यह बात ध्यान में रखना, जो आप करोगे उसका अपोजिट काम यहां पर सिस्टम करेगा, जो आप करोगे उसका अपोजिट काम सिस्टम करेगा। अगर आप बढ़ाओगे तो वह घटाएगा, अगर आप घटाओगे तो वह बढ़ाएगा, यह बात आपको ध्यान में रखना है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा, चाहे वह लेफ्ट टू राइट हो सकता है, चाहे राइट टू लेफ्ट हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये आपको समझने के लिए था। वैसे इसे मैं अभी टेबल के रूप में भी आप सभी को दिखाऊंगा। तो चलिए एक काम करते हैं, जो चीजें अभी यहाँ पर हम लोगों ने समझा है, इन चीज़ों का जो नोट्स है वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि यह वीडियो लगभग आई थिंक 25 मिनट का हो चुका है, ठीक है। अगर हम नोट्स लिखवाएंगे, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे तो थोड़ा और समय लग जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और जो भी नोट्स हैं वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पर आई होप आप सभी को लासा तेलिए का प्रिंसिपल समझ में आया होगा। और जो अगला पार्ट हमारा आएगा इस वीडियो का, उसमें हम 2 प्रकार के और इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो इनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आप सभी को लासा तेलिए प्रिंसिपल को समझो, जो आप करोगे उस सिस्टम पर, वह सिस्टम उसका अपोजिट वर्क करेगा, क्योंकि वह अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहता है, वह नहीं चाहता कि उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो। तो इसके लिए क्या करेगा कि वह अपने इक्विलिब्रियम को पाने के लिए जो भी इफेक्ट आ रहा है उस इफेक्ट को हटाना चाहेगा, उसका अपोजिट काम करना चाहेगा। बस इतना पकड़ो कि आप जो करोगे उस सिस्टम के साथ, वह सिस्टम उसका अपोजिट वर्क करेगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि एक कुत्ता आराम से सो रहा है, ठीक है, उस कुत्ते को अब छेड़ोगे तो वो कूद कर या तो भागेगा, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, कूद कर या तो भागेगा या तो वो कूद कर आपको काटेगा। तो यहां पर जो लासा तेलिए कह रहे हैं कि यहां पर अगर आप इसके इक्विलिब्रियम को छेड़ोगे तो यह अपने आप को शिफ्ट करना चाहेगा। इक्विलिब्रियम जो है वह अपने आप को या तो लेफ्ट टू राइट जाना चाहेगा या तो राइट टू लेफ्ट जाना चाहेगा, ताकि वह अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन किए रहे और जो हमारे पास इफेक्ट पड़ा है उस इफेक्ट को हटाना चाहेगा, जिससे हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे,
ठीक है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वह सबसे स्टेबल पोजीशन होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बॉल का एक एग्जांपल लेकर बताया था कि अगर हम उसे ऐसे छोड़ेंगे तो वह इधर उधर होगा, लेकिन वह लास्ट में यही आएगा क्योंकि वह अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आना चाहेगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे आप लोग देखते होंगे जब रस्सी पर ऐसे चलते हैं, कोई आप सर्कस देखते होंगे तो ऐसे ऐसे चलते हैं ना, तो अगर आपका जो ऐसे मान लेते हैं हवा चला, हवा एक इफेक्ट है, तो हवा जब चलेगा तो आप ऐसे थोड़ा सा झुकेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम पर रहें तो आप इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, यानी कि ऐसे आप आना चाहेंगे। तो यही है लासा तेलिए का प्रिंसिपल कि जो भी फर्क आप डालेंगे सिस्टम पर वह उसका अपोजिट काम करेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को लासा तेलिए प्रिंसिपल अब तो कुछ भी डाउट नहीं बचना चाहिए। और जो इसका अगला पार्ट है वो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह आसानी से समझ में आया है या नहीं। ठीक है, आसानी से समझ में आया है या नहीं ये कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको आसानी से समझ में आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।